जो आईवीएफ का जो साइकिल है, इसके सक्सेस होने का कितना चांसेस है? आईवीएफ साइकिल की सक्सेस रेट डिपेंड करती है पहली चीज कि कपल की एज कितनी है। हुँ, हुँ। जो फीमेल है उनका एएमएच या फिर जो उनकी एग क्वालिटी है वो कैसी है, मेल की स्पर्म क्वालिटी कैसी है, जो एम्ब्रियो बना उसका ग्रेडिंग कैसा है, जो लैब है उसकी कंडीशंस कैसी हैं, एम्ब्रियो कितने एम्ब्रियो बन रहे हैं, लैब कंडीशंस कैसी हैं, लैब बहुत कॉम्प्रोमाइज लैब तो नहीं है, वहाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, CO2 एनालाइजर है या फिर अपने जो CO2 N2 ये सारी गैसेस प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है। डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, एम्ब्रोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर की या फिर आईवीएफ की सक्सेस रेट को तय करती है। तो इसका जो सक्सेस रेट है वो हर लैब के लिए, हर आईवीएफ क्लिनिक के लिए डिफरेंट रहता है। तो यदि मैं ऋतु आईवीएफ की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे कंसिस्टेंटली 80 टू 85% रिजल्ट्स दे रहे हैं। अच्छा। तो मैम जैसे 40 टू 50 इंजेक्शंस लगते हैं फीमेल को आईवीएफ के प्रोसेस जी के जी। दौरान, तो कितना डिफिकल्ट होता है उनके लिए? एक्चुअली इंजेक्शंस 40 टू 50 नहीं होते हैं। हुँ, हुँ। शुरू वाले जो 10 से 12 दिन के जो इंजेक्शंस होते हैं ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, और क्योंकि ये हार्मोन सिर्फ इंजेक्शन के रूप में ही अवेलेबल है तो अच्छा। इसीलिए हमें वो इंजेक्शंस यूज करने पड़ते हैं। हुँ, और ये जो इंजेक्शंस है ये 10 से 12 दिन तक लगते हैं, ये पेनलेस इंजेक्शंस होते हैं। मतलब मुझे लगता है किसी दर्द के साथ में, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तब भी एक दर्द होता है, हुँ, लेकिन उसका हुँ। जो फाइनल रिजल्ट होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। हाँ। तो ये जो इंजेक्शन का दर्द है जो एक सिर्फ प्रिक पेन जितना ही होता है, हुँ, तो हुँ। उसको अपन नजरअंदाज करके और इसके फाइनल रिजल्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो मैम जब ये इंजेक्शंस का प्रोसेस चलता है, तो इस दौरान फीमेल्स को वेट में दिक्कत नहीं आती, मोटापा नहीं आता इनसे? ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं। हर हार्मोन के अपना एक इफेक्ट और एक साइड इफेक्ट होता है। हुँ, हुँ। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाते हैं जिसका टेंडेंसी होता है वाटर रिटेंशन करने का। तो ये वेट गेन नहीं कराता है, वाटर रिटेंशन की वजह से एक भ्रम रहता है कि थोड़ा सा वेट बढ़ गया है। हुँ, हुँ। जब पीरियड्स आ जाते हैं या जब दूसरा हार्मोन आ जाता है तो ये वेट वापस से चला जाता है। तो जैसे मोटापा, हम मोटापा की बात कर रहे थे, तो मोटापे में माँ बनना आईवीएफ के थ्रू आसान है? अभी यदि अपन बात करें अपनी वर्ल्ड पॉपुलेशन की तो एक सबसे बड़ा एपिडेमिक है ओबेसिटी। हाँ। अभी जो सबसे ज़्यादा कॉमन एक चल रहा है, ओबेसिटी कोई चलाकर नहीं होता और इसका वेट लॉस करना उतना आसान नहीं होता। तो सिर्फ वेट ज़्यादा है इस वजह से हम किसी को मना कर दें कि आप माँ नहीं बन सकती, तो ये हुँ, चीज़ हुँ। भी ठीक नहीं है। आईवीएफ में जो डोज़ कैलकुलेशन या जो दवाइयों की जो डोज़ कैलकुलेशन होती है वो वेट के हिसाब से होती है। और यदि कोई फीमेल यदि वो ओवरवेट है तो पहला तो हमारा यही होता है कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके थोड़ी एक्सरसाइजेस करके वेट रिडक्शन करें या एक ऑप्टिमम वेट पर वो आ जाए, उसके बाद में आईवीएफ के थ्रू वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो मैम कोई एग्ज़ाम्पल्स बताइए आपके पेशेंट्स के बारे में अ, ऐसे? बिल्कुल बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे पास एक पेशेंट थे जिनका वजन 105 केजी था। वो हमारे पास आए थे आईयूआई के लिए। तो सबसे पहले हमने 1 डेढ़ महीने उनके वेट पे कोशिश करी थी। फिर उसके बाद में जब आईयूआई करा था तो उनको एक अभी हेल्दी बेबी गर्ल है। हुँ, हुँ। एक ऐसी एक और पेशेंट थी जो 115 केजीज़ की थी और उनकी शादी को क्योंकि 15 साल हो चुके थे, तो इसलिए अच्छा। उनके साथ में फिर हमने आईवीएफ किया था उनका, और उनके पास भी एक बहुत ब्यूटीफुल बेबी बॉय है। ऐसे एक 120 केजीज़ की फीमेल आई थी हुँ, हुँ। और वो बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी प्रेगनेंसी के लिए। हुँ, हुँ। 3-4 साल उन्होंने सब डॉक्टर्स को दिखाया, हर कोई उनको सिर्फ वेट लॉस समझा के और फिर भेज देता था कि 6 महीने बाद आना, वेट लॉस करके आइए और फिर उसके बाद में ट्राई करते हैं। मुझे लगता है शायद वो कंटिन्यूअस स्ट्रेस की वजह से और बार-बार ये जो विशियस साइकिल चल रहा था वेट गेन का और बेबी ना हो पाने का, उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली उनका पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था और वो 120 केजीज़ पे आके स्टक हो गई थी। हुँ, हुँ। फिर वो जयपुर आई थी, जयपुर आके वो वेट लॉस के लिए आजकल नए इंजेक्शन चल रहे हैं जीएलपी-1, एक्चुअली वो लेने वो वाले इंजेक्शन आई थी। अच्छा। फिर उनको मैंने समझाया यदि आप ये इंजेक्शन लेते हो, तो उस दौरान आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, हुँ, हुँ। और जभी भी आप ये इंजेक्शन बंद करोगे और प्रेगनेंसी ट्राई करोगे तो वापस से वो आपका वेट गेन होगा। तो आप नेचुरल मेथड्स पे जाइए वेट लॉस के लिए। हुँ, हुँ। तो वेट लॉस के नेचुरल मेथड्स के थ्रू उन्होंने 10 केजीज़ 15 केजीज़ वेट लॉस किया था। फिर उसके बाद में हमने उनके कुछ मेडिकेशन शुरू करे और वो सिर्फ मेडिसिन्स पर ही कंसीव कर गई। अभी उनकी ट्विन प्रेगनेंसी चल रही है। ट्विन प्रेगनेंसी। तो सर जैसे मैम ने फीमेल्स के बारे में बताया, तो मेल्स में भी ये फैक्टर होता है कि आपकी ओबेसिटी या मोटापा आपको आगे पिता बनने से रोक रहा हाँ, हो? बिल्कुल। सो मेल में भी एक लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है ओबेसिटी। ओबेसिटी वेट ज़्यादा होने की वजह से स्पर्म या सीमन की क्वालिटी पे मेजर इम्पैक्ट आता है। सो स्पर्म्स के काउंट जो हैं वो कम हो सकते हैं, स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो हुँ। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सो जो मेल वेट रिडक्शन करते हैं, अपने वेट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, उनका ओवर अ टाइम पीरियड सीमन क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी बेटर हो सकती है।
इसमें मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँगी। एक पेशेंट थे मेरे, जो मेल थे, वो बहुत ओबीस थे, बहुत ज़्यादा। ही वाज़ ऑलमोस्ट 140 केजीज़। जब 140। जी, जब वो मेरे पास में आए थे, उनका स्पर्म फैक्टर इतना ज़्यादा डिक्लाइंड था, बहुत कम था कि उनका आईवीएफ इक्सी के थ्रू उन्होंने फर्स्ट चाइल्ड कंसीव किया। जब उनका वो फर्स्ट चाइल्ड, जब उनका वो बेबी बॉय, जब वो 6 इयर्स का था, उस टाइम पे सडनली जो मेल पार्टनर थे, उन्होंने जिम करके और बहुत सारी चीज़ें करके अपना वेट लॉस किया था। ही केम अराउंड 75 टू 80 केजीज़ पे, और जब उनका सेकंड प्रेगनेंसी है, जो सेकंड बेबी है, वो उन्होंने नेचुरली कंसीव किया था। झलको